नमस्कार, तृप्ति कंत स्वाइन ओनली पब्लिक.in। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप शायद रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप रियल एस्टेट में बिलोंग करते हैं। तो आज हम बात करते हैं रियल एस्टेट में जो इंटरेस्ट रखते हैं, नॉट बिलोंग करते हैं। बिकॉज देखिए, अभी कोविड का जो सिचुएशन है ये काफ़ी कंट्रोल में है एंड लगभग सारे इंडस्ट्री भी फ़िलहाल ओपन हो रहे हैं, तो इसके साथ में भी रियल एस्टेट भी अभी ओपन हो रहा है। तो अगर आप ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको एक अपार्टमेंट या हाउस लेना है या डुप्लेक्स प्रोजेक्ट में आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है या आपको एक लैंड लेना है, लैंड परचेस करना है घर करने के लिए एंड आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो एक्चुअली क्या होता है इस बीच में सब काफ़ी कन्फ्यूजन मैटर ये कि आपको लैंड लूँ, उसमें घर बनाऊँ, या मैं एक अपार्टमेंट ले लूँ या डुप्लेक्स ले लूँ, कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। बिकॉज आप अपने लाइफ टाइम का जो इन्वेस्टमेंट, आप पैसा भी बोलिए, टाइम भी बोलिए, आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी आप इसमें सोच में रहते हैं मैं क्या डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ। आप एक तो पैसा टाइम तो है ही है, बकर फैमिली का सेफ्टी भी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप इसमें रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते थे। और जितना आप रिसर्च करते जाओगे तो शायद आप कहीं ना कहीं डिफरेंट जब सोर्स ऑफ डेटा आप लेते हो तो आप में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बिकॉज आप उतना PhD तो करने वाला है नहीं, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाए। जब आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा आप रिसर्च करते हो एंड ये भी सब जानते हैं कि हमारा जो सेंटीमेंट है ये हमेशा लैंड की तरफ ज़्यादा होता है रादर देन कि अपार्टमेंट की तरफ या हाउसिंग की तरफ। अगर मेरे पास पैसा है और मुझे एक मौका मिलता है तो मैं पहले लैंड की तरफ ही जाऊँगा, कि मैं अपार्टमेंट की तरफ बाद में जाऊँगा। बट हाँ, ये भी डिपेंड करता है आपका जो सेंटीमेंट है ये किस तरफ है, आपका कल्चर भी है, आपका लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है कि आप किस तरफ झुकाव आपका है, लैंड की तरफ या अपार्टमेंट की तरफ। तो देखिए, दोनों का पोटेंशियल दोनों डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है, बट हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एक्चुअली मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। एक तो कि अगर आप एक हाउसिंग परचेस करते हो क्या क्या आपको बेनिफिट है, और आप लैंड आप परचेस करते हो क्या क्या बेनिफिट है। बेसिकली इसमें आपको शायद थोड़ा सा आपको क्लियर एक नॉलेज मिल जाए या फिर आप क्लियर हो पाओ कि आप क्या चाहते हो और आपको क्या लेना है। तो चलते हैं, आज हम इसको डिटेल में पहले हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर। यस, सबसे बड़ी जो चीज़ है रिस्क फैक्टर, कि हाउसिंग में क्या क्या रिस्क है और लैंड में क्या क्या रिस्क है। देखिए, अगर आप जब हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। यस, डिफरेंट, सही सुना आपने, हाउसिंग में रिस्क थोड़ा कम होता है। और हाउसिंग मतलब अगर मैं अपार्टमेंट और डुप्लेक्स की बात करूं तो क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई अपार्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होता है जब अपार्टमेंट आप इन्वेस्ट करते हो वो का जो प्रॉपर्टी जब तक आपके पास आते हैं तो काफ़ी फ़िल्टर हो जाता है। फ़िल्टर इस तरीके से मैं क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तो अप्रूवल बॉडी रहते हैं। जैसे मैं भुवनेश्वर की बात करूं तो यहाँ पे भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको हम BDA कहते हैं। तो पहले वहाँ पे प्लान अप्रूवल होता है, अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभी आपका सब कुछ ठीक ठाक हो गया, प्लान आपका अप्रूवल हो गया, उसके बाद जो स्टेज आता है आपका रेरा में आ जाता है। तो रेरा में भी आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो उसको अप्रूव करते हैं। तो समझ सकते हो गए आप उसके कि अगर आप अपार्टमेंट या डुप्लेक्स में इन्वेस्ट करते हो आप कितना सिक्योर हो जाते हो। बिकॉज क्या है, आपका एक बॉडी है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। या फिर समझ लीजिए प्रोजेक्ट आपको टाइमली कंप्लीट नहीं भी होता है तो एटलीस्ट रेरा आपका ऊपर है, बैठा हुआ है रेरा आपका, कि उसमें कंट्रोल करे। कुछ बिल्डर या प्रमोटर के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जो आप कहीं पे सेफ्टी में रहते हो, सेफ में रहते हो। लेकिन क्या होता है, अगर आप एक समझ लेते हैं उसी जगह पे एक प्लॉट लेते हो, तो प्लॉट अब जब लेते हो तो वहाँ पे सेफ्टी क्या है? कोई सेफ्टी नहीं है। आप अपने कंप्लीट रिस्क के ऊपर अपना प्रॉपर्टी लेते हो एंड समझ लीजिए आपका प्रॉपर्टी में कुछ इशू निकल भी जाता है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली आपका है। जो सेकंड थिंग है और एक जो मेजर फैक्टर है, आप अपार्टमेंट या डुप्लेक्स में अगर आप लेते हो तो जो परचेस है आपका वो सेफ़ है। सेफ कैसा है, उसमें कोई घुसपैठ कर नहीं सकता, इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता। बट अगर आप एक लैंड लेते हो तो देखिए, पहले का जो सिचुएशन अभी फ़िलहाल तो नहीं है कि एक एक प्रॉपर्टी दो बार सेल होता था। बट क्या है, अभी ये सिचुएशन ज़रूर है कि आप जो लैंड ने परचेज़ किया है आपने, उस जगह पे कोई जाके अपना सेटअप खड़ा कर दे।
ये पॉसिबिलिटी अभी भी है, ओपन अगर वैकेंट लैंड है तो। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि वहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि आपका अगर कोई प्लॉटिंग पीरियड के आपने लैंड लिया है तो वहाँ पे कोई आपका नहीं आएगा, ठीक है, जब मान लिया आपने। लेकिन समझ लीजिए कोई एक मेजर प्राइम लोकेशन पे आपने एक प्लॉट लिया है, आपका प्लॉट में भले ही कोई इंक्रोच ना करे, लेकिन आपके प्लॉट के सामने जो रोड है उसके सामने कोई आपका दुकान लगा देता है, ठेला लगा देता है। ठेला तो चलो ठीक है, दुकान लगा दिया, देन क्या होगा? आप तो हो नहीं, या फिर आप अगर हो भी हो तो क्या होगा? आप जब उसको हटाने जाओगे, चलिए से आप बाहर थे, कहीं पे इन्वेस्ट करके आपने रख दिया था लैंड, आप 1 साल के बाद आ गए, देख तो भाई वहाँ पे एक सामने एक दुकान लग गया है, तो उस दुकान को हटाने के लिए इतना प्रॉब्लम आपको फेस करना है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज हम देखते हैं यहाँ पे, हम जब रियल एस्टेट में डील करते हैं, हमें पता है एक एक शॉप हटाने के लिए लोगों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं। बिकॉज आप वो ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, ज़बरदस्ती करोगे तो पुलिस केस है, आप उसमें जाना नहीं चाहोगे। आप उससे बेटर होगा आप भाई कुछ पैसा ले ले, भाई मेरा जगह सामने का जगह खाली कर दे, मैं अपना घर बनाऊँगा। तो ये कि आपको सेफ्टी का हमेशा डर रहता है, इंक्रोचमेंट का आपका एक डर होता है लैंड एंड प्लॉट केसेस में, जो आपको हाउसिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर हम इसको सेग्रीगेट अगर हम इसको डिफाइन करें जैसे कि 1 to लेके 10 के पॉइंट के बीच में, तो इसको मैं ज़रूर अपार्टमेंट और हाउसिंग को 10 पॉइंट दूंगा, बिकॉज यहाँ पे रिस्क ना के बराबर है। हाँ, ये भी सिचुएशन हो सकता है कि बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर पाए, बट वहाँ पे आप भी रेरा आपको सिक्योर रखता है। कुछ पॉइंट्स है बिकॉज हम उसमें इतनी डिटेल में भी बात नहीं कर सकते, बट वहाँ पे आप सेफ रहते हो एटलीस्ट। बट लैंड के केसेस में ये 50-50 चांस है, आप सेफ रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो। तो हम अपार्टमेंट डुप्लेक्स को 10 पॉइंट देंगे एंड लैंड को 5 पॉइंट देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन, यस। अगर आप एक अपार्टमेंट या डुप्लेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या है, आप उसमें जो कंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन है वो बहुत ही मिनिमम आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी शायद 2-3 या % आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिकॉज आज तो ऐसे भी कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अगर आप बाहर के ग्रिल लगाते हो, उनके उनके कुछ पैरामीटर्स है कि आप जो आपका वॉल है उससे बाहर नहीं जा सकते, ऐसे भी की सिचुएशन है कुछ सोसाइटीज़ में। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन में चेंजेस में नहीं कर सकते, अगर हो भी है तो बहुत ही माइनर। बट हाँ, अगर आप एक प्लॉट लेके घर बना रहे हो तो आप कंप्लीटली इसमें फ्री हो, बिकॉज क्या है, आप अपने मर्जी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन आप लेआउट अप्रूव करा के आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आप अपने हिसाब से 100% इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ गया, जो आपका अपार्टमेंट या डुप्लेक्स केसेस में नहीं था। जिस मान लेते हैं, देखिए अगर अपार्टमेंट में है तो अपार्टमेंट का कलर क्या होगा, एक्सटर्नल कलर क्या होगा, आपका इंटरनल कलर क्या होगा, ये 99% केसेस में बिल्डर डिसाइड करता है। लेकिन या फिर अगर आप उसको चेंज भी करना चाहें तो आपका जेब खाली होगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से एक लैंड लेके परचेस करके आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से कंप्लीट तो मॉडिफाई कर पा रहे हो, प्लस आपका जो जैसे कलर से बोला ये आप डिसाइड करते हो आपका कौन से, जैसे कि जिन लोग वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते हैं, खासकर अपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि वास्तु के हिसाब से घर मिलना, और वहाँ पे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ वहीं पे किया जाता है कि वास्तु के मैच नहीं होता है। चलो ठीक है, अगर लोकेशन बढ़िया है, प्राइस बढ़िया मिले, चलो हम लोग कंप्रोमाइज़ कर भी लेते हैं। बट डुप्लेक्स में आपका लैंड में ऐसा नहीं होता है। मेरे वास्तु के हिसाब से मैं घर बना सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कम्प्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी होता है आप डुप्लेक्स आपका लैंड के साथ कंस्ट्रक्शन में, जो आपको अपार्टमेंट हाउसिंग में नहीं होता है। तो इस केस में हम अपार्टमेंट और डुप्लेक्स को देंगे हम 5 पॉइंट एंड आप हम लैंड लेके कंस्ट्रक्शन को देंगे 10 पॉइंट, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, सही सुना आपने। बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि अगर घर बनाना और लड़की का शादी करना दोनों लगभग एक ही जैसा है, बिकॉज इसमें काफ़ी पैसा तो जाता ही जाता है, नो डाउट। आपको पेशेंस बहुत ही ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप समझ सकते हो, आप जिन्होंने घर बनाया है उनको पता ये चीज़ें। तो अभी आप इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप एक हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, हाउसिंग मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया अपार्टमेंट डुप्लेक्स, तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसका टाइमलाइन क्या है, कितने दिन में आपको प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो पाएगा।
आपको पता है, आपका माइंडसेट पहले से हो चुका है कि बॉस मेरे 3 साल में इसका घर मिलेगा, मुझे 3 साल में रेंट पे रहना है, या फिर आगे पीछे थोड़ा हो भी सकता है, बट उसमें भी आप सेफ्टी हो, क्योंकि आप वहाँ पे रेरा का जो कुछ क्लॉज होते हैं कि अगर आपके पास विद इन टाइमलाइन अगर आपको प्रोजेक्ट हैंड डिलीवरी नहीं करता है डेवलपर या बिल्डर, देन कुछ पेनल्टी क्लॉज हैं जो बिल्डर आपको एज ए रेंट या कुछ मॉनिटरी बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप एक प्लॉट खरीद के इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बिलीव कीजिए आपका पेशेंस बहुत होना चाहिए। बिलीव कीजिए आपको पेशेंस बहुत होना चाहिए, बिकॉज एक लैंड खरीदने से लेके, चलिए मान लिया आपने लैंड खरीद लिया, लैंड खरीदने के बाद का पेपर, उसके बाद जो पेपर रिक्वायर के वो भी कम नहीं होता है। उसके बाद आपने उसका लेआउट अप्रूवल लिया, अगर आपको लोन करना है आप उसको अप्रूवल लेने के बाद आपको उसको प्लानिंग अथॉरिटी के पास जाइए, वहाँ पे उसको अप्रूवल करना होगा। विदाउट प्लानिंग अथॉरिटी के अप्रूवल आप वहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। देन क्या है, प्लानिंग अथॉरिटी आप समझ सकते हो आप कितना आपको चक्कर मारना पड़ेगा प्लानिंग अथॉरिटी ऑफिस। वहाँ पे पैसा तो इन्वेस्ट है ही है, प्लस आप चप्पल घिस जाएगा, कभी कोई सिचुएशन ऐसा आता है वो चप्पल भी घिस जाते हैं। आपको इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे बॉस मैं इसको सबमिट कर दिया 2 दिन 4 दिन 10 दिन में अप्रूवल, आप समझ सकते हो। ये हो सके कि कोई लोग का अगर काम जल्दी हो गया है, ये मेरे बातों से डिसएग्री हो सकते हैं, बट हमने देखा है लोगों को कि किस तरह से उनको मेहनत करना पड़ता है। अगर आप एक अप्रूवल के लिए, आप मान लीजिए आप एक सिटी में हो, आपने लैंड एक सिटी में लिया है, आप जॉब कहीं दूसरी सिटी में कर रहे हो, आप उस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए कि क्या आपका हालत होगा। आप कितना लीव लेके आ सकते हो, आप उसको कितना लीव लेके आप आ सकते हो वहाँ पे उस अप्रूवल के लिए। चलिए अभी आपका अप्रूवल भी आ गया, अभी आप उसमें कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर रहे हो। अभी आपको लिए अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढोगे, उसको कॉन्ट्रैक्टर ढूंढोगे क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अभी समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है उसका क्या गारंटी है वो आपको टाइमलाइन के हिसाब से आपको कंप्लीट करके देगा, बिकॉज यहाँ पे उनके पास कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है। या फिर ये भी 99% केसेस में पॉसिबल नहीं होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पे चले जाओ, बिकॉज है कुछ कॉम्प्लिकेशन। आप जब उसको अगर फेस करते हो तो आपको समझ में आएगा। तो ये भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, आप कॉन्ट्रैक्टर चेंज नहीं कर सकते। ओके, अभी दूसरा था मटेरियल। आप ऑफिस छोड़कर हमेशा कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बैठ नहीं सकते हो। अगर समझ लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैं ए मटेरियल दूंगा और मटेरियल बी दिया, तो सोचिए आपको कितना लॉस हो जाता है। मॉनिटरी तो लॉसेस होता ही है, क्वालिटी लॉस कितना होता है आपको कितना क्वालिटी लॉस हो जाएगा। क्या आप उसको मैनेज कर पाएंगे, या फिर आपको कोई रिलेटिव के हिसाब से आप वहाँ पे बोलोगे भाई मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे सब देख लेना। बट वो बंदा भी कितने बार आएगा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो हम फेस करने पर डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो आपका रिलेटिव कितने बार आएगा जगह पे। आप उसको 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, आप शायद उसको बोल भी नहीं पाओगे, बिकॉज आपको हेजिटेशन रहेगा कि बॉस मेरा काम है, मैं उसको कितने बार बोलूँ। आप तो जगह छोड़ के आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो लोग बेसिकली सिटी से एक प्लॉट एक सिटी में है और रहते दूसरी सिटीज़ में है और वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे कंस्ट्रक्शन करा लूँगा, तो हम उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप इस झमेले में पड़िए। बट सेम टाइम आपका हाउसिंग में क्या आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर आपके एक सोसाइटी में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं सोसाइटी में, तो कोई ना कोई साइट विजिट करते रहता है। तो क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे मटेरियल में कुछ खराबी या कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी में कुछ खराबी होता है, तो वो ज़रूर डेवलपर को बिल्डर को बोलता है कि बॉस तुम्हारा ये काम सही नहीं है, आप इसको ठीक करो। तो बिल्डर कहीं ना कहीं इसको समझ जाता है कि नहीं बॉस मैं भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मैं इसको ठीक कर लूँ। ऑल्दो 19-20 होता तो ज़रूर है, बट कंपेयर टू अगर आपका खुद का कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो बहुत ही बेटर कंडीशन आपका हाउसिंग में होता है। जब अपने फैमिली के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो प्राइम जो फोकस है, आपको पैसा तो बचाना है ही है, लेकिन आपके फैमिली की सिक्योरिटी भी एक प्राइम फोकस है। रहना खासकर रहना तो ज़रूर चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए हमने बहुत बार ऐसा सिचुएशन फेस किया है, इंडिविजुअल लोगों के घर पे चोरियाँ बहुत जल्दी ईजीली हो सकते हैं। आप अगर उस साइट पर नहीं हो, आपने कहीं किसी मजबूरी से या फिर अर्जेंसी से आपको 1-2 महीना बाहर जाना पड़ता है, तो बिलीव कीजिए आप हमेशा जहाँ पे रहोगे ना, वहाँ पे आप शांति से रह नहीं पाओगे, बिकॉज आपका घर आपने किसी के भरोसे छोड़ के नहीं गए हो। अगर कोई रिलेटिव के भी देते हो तो शायद वो कुर्ती ना के घर पे सोएगा, देन आप समझ सकते हो। तो बिकॉज यहाँ पे चोरी का डर है,
प्लस आप अपने फैमिली को भी छोड़ के आप 1-2 महीने बाहर जा रहते हो, या फिर अगर आपका जो जॉब है बाहर है, तो भी एक सिक्योरिटी का मैटर होता है लैंड एंड प्लॉट में। बट ये सिचुएशन आपको नहीं होता है हाउसिंग में, क्योंकि देखिए एक तो गेटेड कम्युनिटी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे हमेशा रहेगा, ये तो जो पक्का है। आज के दिन में तो बिना सिक्योरिटी गार्ड में कोई सोसाइटी है नहीं, कुछ नहीं तो CCTV लगे हुए हैं, तो कोई भी बंदा आपका सिक्योरिटी को क्रॉस करके जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता तो है ज़रूर, बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आप अगर कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप रिलैक्स हो कि बस मेरे जो घर है सही हाथों में है, एटलीस्ट मेरा घर सेफ़ है। बट लैंड एंड प्लेस में ऐसा नहीं होता है, आपका सेफ्टी कभी नहीं होता है। अब देखिए भले आप CCTV लगा लेते हो तो भी सेफ नहीं होता है, बिकॉज आपका सराउंडिंग तो ओपन है, आपका गेटेड कम्युनिटी नहीं है। आप अपना भले बाउंड्री कर लिया जाएगा, बट आपका जो सोसाइटी है, सोसाइटी तो बहुत ही कम होता है लैंड प्लॉट में, तो आपका सराउंडिंग तो आपका गेटेड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकता है जो आपका लैंड में होता है, बट अपार्टमेंट एंड डुप्लेक्स में नहीं होता है। तो आपको अपने फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कोई डिसीजन लेने से पहले। ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, आपको डिसीजन लेने से पहले फैमिली के बारे में सोचना ही चाहिए कि आप क्या उनको सेफ में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। तो इस सेफ्टी के हिसाब से हम अपार्टमेंट एंड डुप्लेक्स को देते हैं 10 पॉइंट, एंड लैंड एंड कंस्ट्रक्शन हम देते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। आज के दिन में जो भी हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 99.9% लोग जो हैं वो लोन पे डिपेंड करते हैं। और हमारे क्लाइंट को हम सजेस्ट भी करते हैं कि बॉस आपके पास बहुत पैसा भी है, आप यू आर कम्प्लीटली कैपेबल टू बाय ए प्रॉपर्टी इन योर कैश और योर ओन मनी, बट फिर भी आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ लोन जरूर लीजिए, बिकॉज आपको वहाँ पे 3 स्टेज आपका फिल्टर हो जाता है। बिकॉज आपका बैंक आपका खुद भी करते हैं, आपका ऑलरेडी रेरा BDA कर चुके हैं, प्लस आपको बैंक भी आपका प्रॉपर्टी को चेक कर लेता है। तो अगर आप छोटे से अमाउंट से भी कर लेते हो, आप अगर लोन भी लेते हो, तो एटलीस्ट आप और एक स्टेज आपका चेक हो जाता है, आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको क्या है, बिकॉज मैं ये बोलने का मतलब ये है कि जब आपके हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हो तो लोअर इंटरेस्ट रेट में आपको ईजिली मिल जाता है आपको लोन। अगर आपका KYC ठीक ठाक है तो आपको बहुत ईजिली आपको लोन मिल जाता है। लेकिन लैंड के केसेस में बहुत ऐसा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। आपको बैंक बिकॉज वन टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टाइप में उसको बैंक सोच लेता है, मैंने देखा है। बिकॉज आप जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करोगे तो कम से कम 2% का गैप बन जाता है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 2% का गैप बन जाता है। अगर एक हाउसिंग में आपको अगर 6.2 या 6.3 लोन मिलता है, वहाँ तो मोस्टली आपको 8 या 9% में आपको लैंड परचेज लोन मिलता है, बिकॉज वहाँ पे बैंक का भी एक रिस्क फैक्टर है। तो आपको ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पास कैश है तो बेस्ट है, आप वहाँ पे लैंड परचेज कर लीजिए, देन आप उसको कंस्ट्रक्शन कीजिए। या फिर अगर आपके पास कैश कम है तो हाउसिंग में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका लोन जो है आप टाइम टू टाइम आप वहाँ पे लाइक डिस्पर्स होते रहेगा, आपका काम कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। मगर लैंड के केसेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हाउसिंग में और एक चीज़ फैक्टर क्या होता है कि अगर आपने समझ लीजिए फ्लोर वाइज आप जैसे कंस्ट्रक्शन वाइज पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो EMI है वो ग्रेजुअली स्लोली बढ़ जाता है। लेकिन एंड आपका जो रीपेमेंट ऑप्शन जो होगा उस तरह से आपको होता है कि अगर आपका 3 साल के बाद अगर आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर करने वाला है तो टोटल जो पैसा है 3 साल के बाद आपका डिस्पर्स होगा, भले पार्ट होके 3 साल में डिस्पर्स होता है। पर लैंड के केसेस में क्या है, एक तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट दो, देन आपको वन टाइम आपको पेमेंट बैंक कर दिया, आपका इंटरेस्ट चालू हो गया कम्प्लीटली। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ज़रूर बोलूँगा कि हाउसिंग में आपको बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू लैंड। तो इसमें हम हाउसिंग को देते हैं 10 पॉइंट और लैंड को देते हैं 5 पॉइंट। क्या होता है, अगर आपने एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले लिया है तो आपको इमीडिएटली आपको रेंटल चालू हो जाता है, रेंटल इनकम आना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लैंड एंड प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हो देन आपको रेंटल इनकम पे 0 है। हाँ, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया है, कमर्शियल लैंड लिया है, तो वहाँ पे शायद वायर हाउस गोडाउन के लिए आपको कुछ रेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपने जस्ट एक लैंड परचेस किया है और आप सोचो 2-3 साल बाद उस पर घर बनाओगे, बॉस वहाँ पे कुछ भी रेंटल आने वाला नहीं है।
बट अगर आपका हाउसिंग में है तो वहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ रेंटल आ रहा है बेस्ड ऑन लोकेशन एडवांटेज। जितना बढ़िया लोकेशन रहेगा, जितना ज़्यादा एमिनिटीज़ रहेगा, तो डेफिनेटली आपको प्राइस तो ज़्यादा पड़ा ही रहेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट रेंटल इनकम जाना चालू हो गया। बस उसी प्राइस में अगर आप कहीं लैंड लेते भी हो प्राइम लोकेशन में, तो आपको वहाँ पे रेंटल इनकम ज़ीरो है, बिकॉज वहाँ पे आपको रेंटल इनकम कुछ भी नहीं आएगा, इतना श्योर है। अगर आप देते भी हो लैंड रेंटल में तो भी आपको इंक्रोचमेंट का डर होता है बॉस, क्योंकि आप अगर रेंटल में लैंड दे दिया, वो बंदा हटेगा कि नहीं हटेगा आपके लिए बड़ा रिस्क हो जाता है। अगर हटे भी ईजिली तो हट गया तो भाई बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा फिर से, बिकॉज उसको हटाने के लिए। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। तो इस बेसिस में हम लैंड एंड प्लॉट को देते हैं 5 पॉइंट एंड हाउसिंग को देते हैं 10 पॉइंट, बिकॉज ऑफ अगेन पॉजिटिविटी जो है ये हाउसिंग की तरफ जा करते हैं। एप्रिसिएशन वैल्यू सबसे बड़ी फैक्टर, ये भी एक मेजर फैक्टर है। देखिए लैंड एंड प्लॉट में जैसे आपको मैंने बताया था एक सेंटिमेंट है, इसमें क्या हुआ है आपका जो रिटर्न है एटलीस्ट ईयरली अगर आप देखोगे 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है लैंड एंड प्लॉट में। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे अपार्टमेंट के हिसाब से, लगभग आप अगर देखोगे ओवरऑल देखोगे 8 से 12% का आपको एप्रिसिएशन वैल्यू मिलता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में या किस लोकेशन में आपने लिया हुआ है। अगर बहुत ही बढ़िया सोसाइटी लोकेशन है तो वहाँ पे एप्रिसिएशन होता है, ये नहीं बोलेंगे कि नहीं होता है। अगर आप अच्छे सोसाइटी में लिया आपको एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन सिमिलरली लैंड में भी सेम सिचुएशन है कि आप अगर अच्छे सोसाइटी में या अच्छे लोकेशन में प्लॉट लिया है वहाँ पे भी आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं लैंड एंड हाउसिंग के बीच में, तो हमेशा देखा जाता है लैंड में आपको अप्रिसिएशन वैल्यू ज़्यादा ही मिलता है कंपेयर टू हाउसिंग। बिकॉज कुछ सालों के बाद और एक चीज़ है, अगर आप हाउसिंग में देखोगे एक सर्टन एज के बाद उस प्रॉपर्टी का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो उसके ऊपर अप्रिसिएशन नहीं होता है, फिर कभी कभी डिप्रिसिएशन भी होना चालू होता है। 8 साल 10 साल के बाद आपका प्राइस बढ़ेगा नहीं, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन लैंड के केसेस में कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता है, लैंड में हमेशा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ, ये डिपेंड करता है आप लेने से पहले कैसे आपने इसको रिसर्च किया था एंड आपने किस लोकेशन में प्रॉपर्टी लिया हुआ है। तो इस बेसिस पे हम लैंड एंड प्लॉट को देते हैं 10 पॉइंट एंड हाउसिंग को देते हैं 5 पॉइंट, बिकॉज हाउसिंग में एप्रिसिएशन कम है एंड लैंड में ज़्यादा है। तो आपको पता ही है अगर आप हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80C के हिसाब से टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन आप अगर लैंड में करते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता है। अगर आपने कंपोजिट लोन लिया हुआ है, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया या जब तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन हाउसिंग में जैसे आपने बुकिंग कर दिया, आपका EMI चालू हो गया तो आपको बेनिफिट मिलना चालू हो गया। तो आज के दिन में काफ़ी लोग क्या टैक्स बचाने के लिए भी प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑल्दो उनके पास प्रॉपर्टी है तो फिर भी वो टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो अगर मैं देखूँ तो हाउसिंग को थोड़ा बेटर पोजीशन में, बिकॉज वहाँ पे टैक्स बेनिफिट हमें मिल जाते हैं, कुछ कंडीशन के साथ तो मिलते हैं बट एटलीस्ट मिल जाता है इजीली। बट यहाँ पे हाउस एंड प्लॉटिंग में या फिर लैंड में ये हमें टैक्स बेनिफिट का मिलता नहीं है। तो इस केस में भी हम लैंड एंड प्लॉट को देते हैं 5 पॉइंट एंड हाउसिंग को देते हैं 10 पॉइंट। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि बॉस मैंने परचेज़ तो कर लिया था, मैंने एंजॉय भी कर लिया, हाउसिंग को मैंने एंजॉय भी कर लिया, चलो लैंड को मैंने एंजॉय नहीं किया, बट अभी क्या है मुझे इसको बेचना है। अगर मुझे इसको बेचना है तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, या रिटर्न जो मिलेगा तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि किसको हम जल्दी बेच सकते हैं, कितना फास्ट लिक्विडिटी है इस चीज़ का लैंड और हाउसिंग के बीच में। देखिए अगर आपका हाउसिंग एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है, बहुत बढ़िया सोसाइटी में है, एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी है, देन इसका लिक्विडिटी का ऑप्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट है। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन कितना ओल्ड है, ये भी ज़रूर डिपेंड करता है। बट आपका चांसेस होता है हाउसिंग जो आपका हाउसिंग है लिक्विडिटी के, अगर ये कुछ पैरामीटर्स में बेटर होते हैं तो। लेकिन अगर आपका मिड कैटेगरी में आता है कि आपका हाउसिंग इतना बढ़िया पूरी लोकेशन में नहीं है, मेजर सोसाइटी में नहीं है, देन बॉस आपको इसको बेचना इतना ईजी नहीं होता है, ये फास्ट लिक्विडेट नहीं होता है। बट अगर आपका लैंड है तो लैंड में कहीं पे भी रहे ये लिक्विडेशन फास्ट होता है, बिकॉज लैंड के जैसे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ लैंड में एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो लैंड के नाम से ही लोग इसको, अगर आपको सही प्राइस मिले तो हो गया, डील ख़त्म,
लैंड के केसेस में। और आप ये भी देखोगे जो रियल एस्टेट एजेंट्स, जो ब्रोकर्स जो काम करते हैं, वो ज़्यादातर लैंड में काम करते हैं, हाउसिंग में कम काम करते हैं। बिकॉज क्या है ना, वो फटाफट लैंड डील बहुत ही जल्दी हो जाता है, 1 या 2 विजिट में काम खत्म। बट हाउसिंग में क्या होता है, क्लाइंट जो है 10 विजिट करता है, 15 विजिट करता है, शायद उसके बाद 1 विजिट करता है, बट लैंड में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज सही प्राइस है, फट से बिक जाता है। तो लिक्विडेशन जो है ये आपका लैंड में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एंड आपका हाउसिंग में तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम लैंड को प्लॉट को देते हैं 10 पॉइंट एंड हाउसिंग को देते हैं 5 पॉइंट, बिकॉज ऑफ इसका लिक्विडिटी जो बेनिफिट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो कोशिश किया था कि इसको आपको थोड़ा सामने रखने के लिए, दोनों को बेनिफिट, दोनों के एडवांटेज, दोनों के डिसएडवांटेज, तो शायद इसको कहीं मैं रख पाया हूँ। हाँ, एंड आई एम श्योर कि शायद आपको कुछ ज़रूर ना कुछ इसको बेनिफिट आपको मिला रहेगा आपको डिसीजन लेने के लिए, एंड आप शायद इसको बहुत जल्दी से जल्द आप इसका डिसीजन ले पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो अगर कुछ आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। हाँ, और एक बात है, इसमें रियल एस्टेट रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी भी हम इसमें डिस्प्ले करते हैं, तो आप इसमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम अपलोड करें तो आपके पास बहुत ईजीली पहुँचे। Thank you very much.